हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है बैंकिंग और साख। तो शुरू करते हैं बैंकिंग और साख को समझना। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 14 में देखा था मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। एक व्यक्ति जब किसी सामान को बेचता है या किसी सेवा को देता है तो उसे बदले में मुद्रा मिलती है, पैसा मिलता है। अब उस पैसे का उपयोग वो अपनी आवश्यकताओं की चीजों को खरीदने के लिए करता है। उस आवश्यकता की चीजों को खरीदने के बाद भी जो पैसा बच जाता है उसे बचत बोला जाता है। यह बचत का पैसा वो मुख्य रूप से अलग अलग संस्थाओं में रखता है, जिसमें से बैंक प्रमुख है। तो बैंक में जब वो पैसा जाता है, बैंक वाले उसे पैसा रखते हैं। यह व्यक्ति जब चाहे बैंक से अपना पैसा निकाल सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो बैंक में जो पैसा जाता है उस व्यक्ति को उससे क्या लाभ मिलता है? बैंक उस पर ब्याज देता है, अतिरिक्त पैसा देता है। और बैंक फिर वो ब्याज कहां से लेके आता है? बैंक बाकी लोगों को, जैसे कि किसी और व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है, अपना बिजनेस करना है, घर लेना है, स्कूटर गाड़ी लेनी है, उसको ऋण देते हैं, लोन देते हैं और उससे ज्यादा ब्याज लेते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा सिस्टम जो चला, जिसमें बैंक एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है, उसे ही बोला जाता है बैंकिंग। और ये जो ऋण देने लेने का काम है, उसी से पैदा होती है साख। तो इस चैप्टर में हमें यही समझना है कि बैंकिंग और साख क्या होता है। तो मुद्रा और बैंकिंग साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के पूरक है। मुद्रा है तभी बैंक सिस्टम में आता है। लोग बैंक में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जाते हैं। भाई, लोग अलग अलग कामों के लिए बैंकों में जाते हैं, जैसे कि अपनी अधिशेष मुद्रा, मतलब जो बच गया है पैसा, वो जमा कराने के लिए खाता खोलकर, मुख्य रूप से नकद मुद्रा में भुगतान करने के लिए, अपने खाते से मुद्रा निकालने के लिए। इसी व्यक्ति को बाई चांस किसी और को पैसा देना होगा तो वो बैंक में जाएगा और अपने खाते से अपना पैसा निकाल लेगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके अलावा ऋण लेने के लिए, किसी व्यक्ति को पैसा उधार में चाहिए, बिजनेस करना है, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, शिक्षा आगे करनी है या स्वास्थ्य के लिए, वो लोन ले सकता है। तो बैंकों का मुख्य कार्य है लोगों का जमा स्वीकार करना, लोगों को जमा निकाल के देना, लोगों को लोन देना। अर्थव्यवस्था में बैंक जो होते हैं वो उत्पादन, वितरण और व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई, बैंक का कार्य क्या है? मध्यस्थ के रूप में जिन लोगों के पास बचत में पैसा बच गया है उनसे पैसा लेना, जिन लोगों को पैसा चाहिए उनको पैसा देना। और पैसा देके वो फैक्ट्रियों को बढ़ावा देते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, खरीदारी को बढ़ावा देते हैं, उत्पादन में बढ़ोतरी करते हैं। तो इस प्रकार बैंक जो है वो उत्पादन, वितरण और व्यावसायिक गतिविधियों को सुगम बनाने का एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो बैंक एक संस्था है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और उन्हें ऋण देती है। एक तरीके से एक तरफ से पैसा जमा करती है और दूसरी तरफ वो लोन में, ऋण में, उधार में पैसा देती है। और इसी काम को बोला जाता है बैंकिंग। ये जो सारा कामकाज हुआ है उसी को बोला जाता है बैंकिंग। तो बैंकिंग का मतलब है लोगों को ऋण देने या निवेश करने के लिए पैसा उधार देना, जमा स्वीकार करना, जिसका मांगने पर भुगतान किया जा सकता है। जिसका पैसा जमा किया है वो कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। और ये पैसा वो चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में, आदेश के रूप में या अन्य प्रकार से निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा, नाम सुना होगा इस चेक का। तो चेक क्या है? एक प्रकार से अपने ही अकाउंट से पैसा निकालने की एक विधि है। और इस विधि से व्यक्ति बिना पैसा निकाले, बिना नोटों को फिजिकल रूप में निकाले, किसी और व्यक्ति को भुगतान कर सकता है या कर सकती है। तो देखते हैं कुछ बैंकों के चित्र, उनके लोगों के चित्र आपने जरूर देखे होंगे। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ये फोटो इस तरह से दिखेगा। आपने ये बैंक जरूर देखा होगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, एक सरकारी बैंक है। इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, इसका ये लोगो है, आपने जरूर देखा होगा। आईसीआईसीआई ये एक प्राइवेट बैंक है और ये भी भारत के बहुत बड़े बैंकों के अंतर्गत आता है। तो ये दो तीन बैंकों के लोगों के फोटो दिए हुए हैं ताकि हम समझ जाएं कि हाँ, बैंक किसे कहते हैं। देखते हैं बैंकों के क्या कार्य हैं। जनता से जमा स्वीकार करना, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है बचत के तौर पर, वो लोग बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाकर, अपने नाम पे खाता खुलवाकर वहां पर पैसा जमा करवा सकते हैं। अब इस पैसे का बैंक क्या करेगा? ऋण देगा। जिस व्यक्ति को पैसा उधार में चाहिए, उसे कोई चीज खरीदनी है या उसे अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना है, फैक्ट्री लगानी है, मशीन खरीदनी है, कोई भी प्रकार का काम करना है, तो वो इन पैसे का
ऋण ले सकते हैं बैंकों से। साथ ही बैंकों में आप कीमती सामान भी रख सकते हो। बैंकों में लॉकर की सुविधा भी होती है, जहां पर आप अपने घर के कुछ कीमती सामान रख सकते हो। लोग अपने सोने चांदी के आभूषणों को बैंकों के लॉकर में रखते हैं, बदले में बैंक उससे कुछ फीस लेते हैं, लेकिन लॉकर में रखी गई चीज सुरक्षित रहती है। हो सकता है कि घर पे कुछ अनहोनी हो जाए या चोरी हो जाए, तो इस चीज से बचने के लिए लोग बैंकों से लॉकर सुविधा लेते हैं ताकि अपनी कीमती सामान को रख सके। देखते हैं साख क्या होती है। तो साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखते हैं साख क्या होती है। साख का सृजन ऋण देना या ऋण लेने के कार्य द्वारा होता है। ये जो ऋण लेना और ऋण देने का कार्य है, वहीं से साख पैदा होती है। आसान भाषा में ऋण लेना देना ही एक साख कहलाता है। जब एक बैंक लोगों को ऋण देता है तो वह एक ऋणदाता बन जाता है। बैंकों के पास जो पैसा आया, उसने आगे लोन में पैसा दिया, तो बैंक क्या बन गया है? ऋणदाता। इसने ऋण दिया है। और जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, लोन लिया है, उसे ऋणी कहा जाता है। ये है बैंक। मान लीजिए कि ये कोई बैंक है, ए बैंक है, और एक ये व्यक्ति है, और ये व्यक्ति है, इसने पैसा बैंक में जमा कराया, इसने बैंक में जमा कराया, और बैंक ने इस व्यक्ति को, क्योंकि ये लोन लेने आया था, इसको बदले में पैसा दे दिया, कुछ पैसा अपने पास रख के, जो कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक बोलती है कि बैंक इतना पैसा अपने पास रखे, पूरा का पूरा उधार नहीं दे सकते। तो इसी प्रक्रिया से पैदा होता है साख। तो बैंक ने ऋण दिया तो बैंक कहलाएगा ऋण दाता, और जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है वो क्या कहलाएगा? ऋणी। और इसी प्रक्रिया से पैदा होता है क्या? साख। तो देखते हैं आगे साख सृजन की प्रक्रिया कि ये साख आखिर पैदा कैसे होता है। एक बार कोई व्यक्ति बैंक में मुद्रा जमा कराता है तो उसे तुरंत नहीं निकालता है। जनरली लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हाथों हाथ नहीं निकालते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार निकालते हैं। तो अधिकतर लोग अपनी जमा में से थोड़ी मात्रा निकालते हैं जब उन्हें कोई आवश्यकता पड़ती है, और बाकी शेष राशि को वो बैंक के पास ही छोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति ने अपने नाम पर खाता खुलवाकर अपनी जो बचत राशि है वो बैंक में जमा करा दी। अब वो जनरली हाथों हाथ नहीं निकालता, जब आवश्यकता होती है तब कुछ पैसा निकालता है, बाकी पैसा बैंक के पास ही जमा रहता है। तो इसीलिए बैंक अपनी जमा राशि का एक अंश नकद रखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये एक बैंक है, ये एक बैंक ए है, और इस व्यक्ति ने अपना 10,000 रुपए इसमें जमा करा दिया। एक दूसरा व्यक्ति आया बैंक के पास और बैंक को बोला कि मुझे 10,000 रुपए उधार दीजिए। अब बाई चांस बैंक ने ये पूरा का पूरा 10,000 इसे उधार में दे दिया, और कल को ये व्यक्ति आ जाता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, मेरे अकाउंट से मुझे 5,000 रुपए दीजिए। बैंक क्या कहेगा कि हमने तो उधार में दे दिया है। तो क्या ये व्यक्ति भविष्य में बैंक में अपना पैसा जमा करवाएगा? नहीं जमा करवाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि बैंक तो मेरा पूरा ही पैसा उधार में दे रहा है और मुझे जब जरूरत है मेरे ही पैसे को मुझे निकालने की अनुमति नहीं है। तो इसीलिए बैंक को कुछ राशि अपने पास नकद के रूप में रखनी पड़ती है, ताकि जमा करता व्यक्ति जब भी आए उसको अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा मिल जाए। तो यहीं से साख सर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कुल जमा राशि का वो अंश जो नकद के रूप में बैंकों को रखना पड़ता है, उसे हम कहते हैं नकद आरक्षण अनुपात। भाई बैंकों को आरबीआई ये बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक ये बोलता है, भारत का सबसे बड़ा और केंद्रीय बैंक जो सारे बैंकों के ऊपर निगाह रखता है, उनके लिए नियम कायदे कानून बनाता है, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक कहता है हर बैंकों को कि आपके पास जितना भी पैसा जमा में आ रहा है वो सारा पैसा आप उधार में नहीं दे सकते हो, कुछ पैसा आपको नकद के रूप में रखना पड़ेगा। तो जितना पैसा आपको नकद के रूप में रखना पड़ रहा है उसे बोला जाता है नकद आरक्षण अनुपात। तो शेष राशि का प्रयोग ऋण लेने वाले को ऋण देने के लिए बैंक कर सकता है। इस नकद आरक्षण अनुपात को छोड़कर बाकी पैसा बैंक किसी व्यक्ति को लोन में दे सकते हैं। बैंक के इस कार्य से साख सृजन का कार्य आरंभ हो जाता है। जो पैसा इसने रखा नकद आरक्षण अनुपात और बाकी पैसा जो दिया, यहीं से साख सृजन शुरू हो जाता है। एक तरीके से लोन का काम शुरू हो जाता है। तो बैंक की ये साख सृजन क्षमता क्या होती है
कितनी साख पैदा कर सकता है कोई भी बैंक? जितना ज्यादा नकद आरक्षण अनुपात होगा, मतलब कि बैंक को यह पैसा किसी को नहीं दे सकते हैं, तो कम ही पैसा बचेगा बैंक को लोन देने के लिए। तो जितना ज्यादा नकद आरक्षण अनुपात होगा, साख सृजन उतना ही कम होगा। यदि नकद आरक्षण अनुपात कम है, यानी कि बैंक के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा है, तो साख सृजन भी ज्यादा होगा। तो किसी भी बैंक की साख सृजन क्षमता नकद आरक्षण अनुपात पर निर्भर करती है। यदि नकद आरक्षण अनुपात ज्यादा है, तो बैंक जनता को भुगतान करने के लिए नकद राशि अधिक रखनी पड़ती है और उसी के अनुसार ऋण देने के लिए फिर कम राशि उपलब्ध होगी, इसीलिए साख का सृजन भी कम होगा। इतना सा याद रखना है कि यदि नकद आरक्षण अनुपात ज्यादा है, बैंकों को ज्यादा अपने पास पैसा रखना पड़ रहा है, तो साख कम सृजित होगी। ये ज्यादा है तो ये कम होगी, और ये कम है तो फिर ये ज्यादा होगी। बैंक लोन में ज्यादा पैसा दे सकते हैं यदि नकद आरक्षण अनुपात कम है। देखते हैं भारत में अलग अलग प्रकार के बैंक कौन से हैं। सबसे बड़ा है देश का केंद्रीय बैंक, देश का सेंट्रल बैंक, जिसे हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये देश का केंद्रीय बैंक है। बाकी सब बैंकों के लिए नियम कायदे कानून बनाना, उनकी देखरेख करना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ, जमाकर्ताओं के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखता है ये भारतीय रिजर्व बैंक। अभी हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। दूसरे प्रकार के बैंक होते हैं व्यावसायिक बैंक, जैसे कि अभी लोगो देखा था हमने, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये क्या है? व्यावसायिक बैंक है। मुख्य रूप से इनका काम है लोगों से पैसा जमा में लेना, और ये जो जमा में पैसा आया है उसका नकद आरक्षण अनुपात छोड़ के बाकी पैसा लोन में देना। तीसरे प्रकार के बैंक होते हैं सहकारी बैंक। लोग मिलजुल के सहकारी तरीके से बनाते हैं और इनका मुख्य काम है लोगों को लोन में देना आसानी से। नेक्स्ट बैंक है विकास बैंक, जिनका मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का विकास करना। इन्हें बोला जाता है डेवलपमेंट बैंक। एक एक करके इन चारों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो देश में बैंकिंग व्यवस्था का शिखर है। बैंकिंग व्यवस्था के सबसे ऊपर में बैठा व्यक्ति कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंक, जैसे व्यावसायिक बैंक है या सहकारी बैंक है या विकास बैंक है, किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक है, वो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून विनियमों का पालन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में बैंकिंग व्यवस्था सही से चल सके, इसके लिए अलग अलग नियम कायदे कानून बनाता है। उसी के हिसाब से बैंकों को काम करना पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ये आप याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इसके अलावा अलग अलग रीजनल ब्रांचेस हैं, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य कार्य है करेंसी नोट जारी करना। आपके पास कोई भी नोट होगा, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट है उस पर आरबीआई लिखा होगा। तो ये नोट छापता कौन है, इसे जारी कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। चाहे वो 2 रुपए का हो, 5 रुपए का, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, ये सभी नोट आरबीआई छापता है और जारी करता है। इन करेंसी नोटों पर आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के जो हेड होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उन्हें गवर्नर बोला जाता है। और इन नोटों पर 2 से लेकर 500, 1000, 2000, 1000 का नोट नोटबंदी की वजह से वैधानिक मुद्रा नहीं रहा है, लेकिन उस पे भी देखोगे तो उस पे भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर मिलेंगे आपको। गवर्नर के हस्ताक्षर वाला जो भी करेंसी नोट है वो सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है मतलब जिस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, सरकार ये बोलती है कि हां, इसको आप प्रचलन में उपयोग में ला सकते हो। चीजों के, सेवाओं के लेन देन में ये नोट अलाउड है। जिस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन नहीं है, वो एक वैधानिक मुद्रा नहीं होगा, वो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होगी। तो गवर्नर के हस्ताक्षर वाला करेंसी नोट सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ताकि लोग वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने बेचने में इनका प्रयोग कर सके। कोई भी उस नोट को ना नहीं बोल सकता है। बाकी 1 रुपए का जो नोट है या सिक्के हैं,
1 रुपए का सिक्का या बाकी 1 रुपए के नीचे वाले सिक्के या कोई भी प्रकार के सिक्के हैं, वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। 2 रुपए और 2 रुपए से ज्यादा के नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जबकि 2 रुपए से नीचे वाला नोट मतलब 1 रुपए का नोट और बाकी पूरे सिक्के ये कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। ये आप याद रखिएगा। जो आरबीआई है वो सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। मतलब चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य की राज्य सरकार है, वो आरबीआई के पास जाकर उधार में पैसा ले सकती है, और यदि इनके पास कुछ पैसा है तो वो आरबीआई में जमा करवा सकते हैं ताकि इनको ब्याज में पैसा मिल सके। तो आरबीआई सरकारों के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। तो भारत में केंद्रीय सरकार, आसान भाषा में बोला जाए तो भारत सरकार, और अलग अलग राज्य सरकारें, हर राज्य सरकारें दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ऋण लेते हैं और अपनी मुद्रा आरबीआई में जमा करवा सकते हैं जिन पे इनको ऋण मिलता है। तो बैंकर के रूप में कार्य करती है आरबीआई अलग अलग सरकारों के लिए। दूसरे प्रकार का बैंक है व्यावसायिक बैंक, जिनका मुख्य उद्देश्य है लाभ प्राप्त करना। एक तरफ लोगों का जमा में पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ लोगों को लोन में पैसा देते हैं। ये जो ब्याज की रेट है वो एक तरफ ऊपर होती है, एक तरफ नीचे होती है। जो बीच में पैसा है वो बैंक के लाभ के रूप में बच जाता है। तो कुछ व्यावसायिक बैंक ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। बाकी कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो निजी क्षेत्र के हैं, प्राइवेट बैंक है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यस बैंक, ये सारे प्राइवेट क्षेत्र के बैंक हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। ये एक तरफ पैसा लोगों का जमा करते हैं, दूसरी तरफ ये ब्याज पर लोगों को उधार में पैसा देते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग सेवाएं देते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था लॉकर की सुविधाएं देते हैं, ड्राफ्ट जारी करते हैं, मुद्रा का आप हस्तांतरण कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो पैसा। ये एक प्रकार की सेवा है जो कि बैंक देता है और इसके बदले में वो पैसा आपसे चार्ज करता है, फीस वसूलता है। इन सब कामों के माध्यम से ये लाभ कमाता है। तो व्यावसायिक बैंकों का मुख्य रूप से काम क्या है? लाभ कमाना। तीसरे प्रकार का बैंक है सहकारी बैंक। ये सहकारी बैंक सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इन सहकारी बैंकों को चलाते हैं। ये जिस राज्य में चल रहे होते हैं उस राज्य के नियमों द्वारा संचालित होते हैं। जो राज्य स्तर के सहकारी बैंक है वो उस राज्य के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलता है। मतलब हर राज्य का जो सहकारी बैंक है वो उस संबंधित राज्य के नियम कायदे कानून के अनुसार चलता है। ऐसे बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्रों के और एक शहरी क्षेत्रों के। ग्रामीण क्षेत्रों के जो सहकारी बैंक है वो मुख्य रूप से कृषि बैंक कहलाते हैं, और शहरी क्षेत्रों के जो सहकारी बैंक है वो मुख्य रूप से गैर कृषि बैंक कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, कृषि और गैर कृषि। कृषि वाले मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चलते हैं और गैर कृषि वाले मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में चलते हैं। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी बैंक है वो मुख्य रूप से कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, इन सब चीजों के लिए साख उपलब्ध करवाते हैं। आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से लोग ज्यादा जुड़े होते हैं, खेती से, पशुपालन से, मछली पालन से, डेयरी उद्योग से, इनसे जुड़े होते हैं। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के सहकारी बैंक है वो इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से लोन उपलब्ध करवाते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में ये जो सहकारी बैंक है वो स्वरोजगार की गतिविधियों के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए, टिकाऊ वस्तु है जैसे टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, इन सब चीजों को खरीदने के लिए साख उपलब्ध करवाते हैं, लोन उपलब्ध करवाते हैं। शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं ज्यादा होती है, मतलब उद्योग के काम या अन्य सेवा क्षेत्रों के काम या फिर खरीदारी का काम ज्यादा होता है। तो शहरी क्षेत्रों के जो सहकारी बैंक है वो मुख्य रूप से इन्हीं सब चीजों के लिए साख या लोन उपलब्ध करवाते हैं। उदाहरण के तौर पर राज्य सहकारी बैंक है, कृषि सहकारी समितियां हैं, शहरी सहकारी बैंक है, भूमि विकास बैंक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है। ये सब कुछ सहकारी बैंकों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रकार का बैंक है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। मुख्य रूप से देश के आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए उद्योगों और आधारित संरचना, उद्योग यानी कि फैक्ट्रियां हैं जिन पे अलग अलग चीजों का उत्पादन का काम चलता है, और आधारिक संरचना मतलब जैसे कि बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं, रेलवे लाइन बिछ रही है, पुल बन रहे हैं, ये आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो
उद्योगों के लिए और आधारिक संरचना में पैसा लगवाने के लिए ये विकास बैंक काम करते हैं। मतलब ये बड़ा बड़ा लोन देते हैं, बड़े अमाउंट का लोन देते हैं। तो इसे संभव बनाने के लिए ये विकास बैंक बड़े अमाउंट का लोन देते हैं। तो विकास बैंक नाम से ही समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, उद्योगों का विकास करने के लिए, आधारिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं। तो ये बैंक लंबी अवधि के लिए निजी व्यवसायिक कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या फिर आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना चाहते हैं, उनको बड़ा अमाउंट का लोन देते हैं। भाई आधारिक संरचना बनाने में, हाईवे बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, पुल बनाने में, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, इनमें ज्यादा पैसा लगता है और लंबी अवधि के लिए उधार में पैसा चाहिए। तो ये विकास बैंक उद्योगों को, जिनको ज्यादा पैसे की जरूरत है और लंबी अवधि के लिए चाहिए, उनको पैसा देते हैं। आधारिक संरचना बनाने के लिए, चाहे वो निजी उद्यमों को बनाना है या सरकार को बनाना है, लंबी अवधि के लिए बड़ा लोन देने का काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, ये कैसे हैं? ये विकास बैंकों के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने देखा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, साख कैसे बनते हैं, अलग अलग प्रकार के बैंक कौन से हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से क्या काम करता है। आपको करना क्या है, आज जो भी चीजें पढ़ी है उसको आज ही रिवाइज करना है ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज का यह सेशन आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।